पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अखंड ध्यान 18 दिन का 5वां दिन है। तो चलिए अब हम बिना समय की बर्बादी करते हुए ध्यान शुरू करते हैं। सभी सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने हाथों पर हाथ और दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ जाएंगे।
अपनी ही सांसों के साथ रहते हुए मैं स्वयं में अर्धनारीश्वर हूँ। मेरे अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। किसी भी तरह के बंधन में अब मैं नहीं बंधना चाहता, मैं बंधनों से मुक्त हूँ। मैं स्वयं में परमात्मा हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ। महादेव और महादेवी का स्वरूप मुझ में ही स्थापित है। किसी तरह के बंधनों से अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। अगर किसी तरह का विचार आता है तो वो अपने आप में परखना है कि ये विचार मेरे को बंधन देता है। अगर वो विचार बंधन देता है तो उस विचार से दूर होना है। सांस ही मेरा गुरु है, हमेशा याद रखना है। प्रकृति ही मेरी गुरु है, प्रकृति ही मेरा मित्र है। हर तरह के बंधनों से मुक्त, खंडता से अखंडता की तरफ। मैं स्वयं में अर्धनारीश्वर हूँ, महादेव और महादेवी का स्वरूप। स्वयं में परमात्मा हूँ। मैं अखंड हूँ और अनेक अनेक लोगों की यात्रा के लिए मैं तैयार हूँ। ना मुझ में पुरुषत्व और ना मुझ में स्त्रीत्व, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। मैं अपने आप में संपूर्ण अर्धनारीश्वर हूँ। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे
अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग करेंगे। तो और पूरे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा किस प्रकार से मुझे भीतर से चेतन कर रही है, शक्ति दे रही है। और यही तो आनंद है। और क्या है आनंद? और आनंद है क्या? हम बाहर खोजते हैं, जबकि है सब कुछ भीतर ही। तो हम अब कुछ दिनों से कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतनता के बारे में जानना शुरू कर चुके हैं कि चेतनता, ब्रह्मांडीय शक्ति, और किस प्रकार से हम इस चेतना के सागर में अपनी ही अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और कल हमने चर्चा की कि जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है, किस प्रकार से डोमेन ऑफ वननेस और डोमेन ऑफ सेपरेटनेस, एक होते हुए भी हम अलग अलग एक दूसरे को दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि अरे ये तो हम एक ही डोमेन में रहने वाले, एक ही अखंड ही हैं। तो कल के टॉपिक को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आज का और जो कल का टॉपिक है ग्रुप कॉन्शियसनेस, और आज का जो टॉपिक है कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति और चेतनता, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पता लगे हमें कि ग्रुप कॉन्शियसनेस, सेपरेटनेस क्या है, कॉस्मिक एनर्जी क्या है, और हम अपने आप को अपने भीतर से वो शाश्वतता का अनुभव कैसे एहसास दिलाते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। तो हमने एक सॉन्ग, गीत बनाने की कोशिश की और हमने वो गीत बना लिया, उसकी रचना की। वी आर कॉस्मिक बीइंग्स, वी आर एनर्जी बीइंग्स। और ये कॉस्मिक एनर्जी एक ब्रीथ साइकिल की तरह अंदर जाती है, फिर बाहर निकलती है। तो उसी का आज इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हमने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तैयार किया है आप सबको दिखाने के लिए। तो मैं सुमित आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप वो कॉस्मिक एनर्जी का म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एक बार दिखाइए, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू सुमित। सो एक सॉन्ग अभी तैयार हो रहा है, आप सबके सामने आ जाएगा। और ये जो सॉन्ग है, इसका हमने जो टाइटल रखा है कि द फंडामेंटल जो पार्ट है हमारी लाइफ का, वो है हमारा ब्रीथ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, वी आर कॉस्मिक बीइंग्स। और अब हम समझ गए हैं कि एक लाइन आती है कि डोंट गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक लाइन उस गाने में डाली गई है। डोंट गो
फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर पिलर मतलब जो हमारा बैकबोन है, जो हमारा खुद का एक सेंटर है, हम उससे दूर चले जाते हैं। और हम जब उससे दूर चले जाते हैं तो हम अपनी एनर्जी को खो देते हैं। और हमारा कितने सारे जन्मों तक यही कहानी चलती रहती है। तो उसके अंदर डाला है कि अर्थ नेवर लूजेस इट्स एक्सेस। धरती कभी अपने एक्सेस नहीं छोड़ती। कोई भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सीज हैं, पूरा यूनिवर्स है, वो अपने एक्सेस नहीं छोड़ते। एक ह्यूमन बीइंग है जो अपने एक्सेस छोड़ देता है। और इसी वजह से लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने एक्सेस से दूर चले जाते हैं। तो हम अपने एक्सेस क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को, खुद की कॉस्मिक एनर्जी को भूल जाते हैं कि हमारे पास भी वो एक शाश्वतता, एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास है। ब्रह्मांडीय शक्ति को हम भूलने लगते हैं और फिर हमारा इगोइस्टिक विल आने लगता है, अहंकार पनपने लगता है। तो अब हम कल की स्टोरी से शुरू करते हैं कि हमारे पास दो वर्ल्ड हैं यहीं पर अपने पास ही। एक है डोमेन ऑफ वननेस और डोमेन ऑफ सेपरेटनेस। सो वननेस एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें अनमेनिफेस्टेड पड़ी, छुपी हुई पड़ी हैं। हम कहते हैं कि रहस्यमय जिंदगी। हम जैसे जैसे उस वननेस को समझने लगते हैं, जिसको बोला गया कि एक मिस्टिकल साइंस, ओकल्ट साइंस बोला गया, कि एक जादुई विज्ञान है हमारे पास कि आंख बंद करने से कैसे हमें क्लॉरवॉयंस होता है, हम कैसे देखते हैं आंख बंद करने से। हमारे पास वो शक्ति कहाँ से आती है? हम क्लॉरवॉयंस अंदर ही अंदर आंख बंद करके हम सब कुछ देख पाते हैं। और आंख बंद करके हम पूरी दुनिया की बातों को सुन सकते हैं। बुद्धा के आपने ईयर, कान देखे होंगे कि कितने लंबे दिखाए गए हैं। इतने लंबे थे नहीं, वो दिखाए गए हैं क्योंकि वो बहुत बड़े लिसनर थे, सुनते थे। वो पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण कण को उनके अंदर सुनने का अनुभव था। इतनी गहरे साइलेंस में वो पूरे ब्रह्मांड को सुनते थे। एक सिंबॉलिक दिखाया गया कि कान बड़े होने का मतलब कि आप एक गुड लिसनर हैं, क्लियरवॉयंस, क्लियर ऑडियंट। और अपने चैनलिंग के माध्यम से अपने मास्टर्स के प्रेजेंस को महसूस करते हैं। एक ऑकल्ट साइंस, एक ऐसा विज्ञान, लेकिन वो तभी आ सकता है जब हम अपने ही सेंटर में रहें, अपने पास रहें, अपने से बाहर न जाए। लेकिन हम बहुत सारी इनकारनेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन में, जब मनुष्य अपनी विकास आगे बढ़ाता है, अपनी सोल का, अपनी आत्मिक विकास को आगे बढ़ाता है, तो तब उसको पता लगता है कि मैं अपनी सारी ब्रह्मांडीय शक्ति को, अपनी सारी चेतना को खो रहा हूँ। उसको वीकनेस आनी शुरू होती है, जो हम देखते हैं कि अपनी सारी ऊर्जा बाहर लगा देते हैं और हमारे भीतर फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो हम अपने उस डोमेन ऑफ वननेस से, जहां पर हम एक देखते हैं पूरी दुनिया को, उससे अलग होते होते हम डोमेन ऑफ सेपरेटनेस की दुनिया को ही अपना समझने लगते हैं, जहां पर हम माया शब्द बोलते हैं। सेपरेटनेस सेपरेटनेस बहुत लिमिटेड है। सेपरेटनेस ऐसा है कि वो, जो हमारा क्वांटम साइंस है, वो बोलता है कि आप, यू आर इन द स्पेस एंड टाइम। आप जब बंधन में बंध जाते हैं तो आप स्पेस, अपने समय के अनुसार उस काल में भी बंधने लगते हैं। फिर काल से परे जाने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन डोमेन ऑफ आंख, आपने आंख बंद किया और अपने आप ने साधना शुरू की। आंख बंद करते ही आप अपनी अगर अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तो आप फिर से डोमेन ऑफ वननेस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ आने लगता है कि पूरी दुनिया एक एक ही है, अलग नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में हम धीरे धीरे
वन बाय वन करके अपने उन अनुभवों को उस सेपरेटनेस में देखते हैं। लेकिन अब हमें एक चीज और समझनी है, आज से 10 साल पहले जो आप थे वो आज आप 10 साल के बाद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिंदगी है उस सेपरेट वर्ल्ड में भी बदल रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड दे दिया गया, जो विज्ञान है, हमारे ज्ञान है, जो वेद है, उपनिषद है, या हमारा एक मॉडर्न वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट, आप वो सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग आप अनुभव करते हैं चीजों को, जो अनुभव करने वाला सब्जेक्ट है वो अलग है और जो आप हैं वो अलग है। मतलब कि आप अनुभवों को करते करते, अपनी चॉइसेस को करते करते आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसका विकास हो रहा है। और चेतना का विकास होते होते आपको ये पता लगने लगता है कि मेरा अगर एक विचार आता है, उस विचार को मैं अनुभव में लाता हूँ, उसके अनुसार मेरा कर्म बनता है, कर्म के अनुसार मेरी कर्म की थ्योरी बनती है। इसीलिए मैं उस चेतना को साथ में मिलाकर अपने विकास को बढ़ा रहा हूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हम सेपरेट वर्ल्ड में, जब हम सेपरेटनेस में, डोमेन ऑफ सेपरेटनेस, जहां पर हम एक पोटेंशियलिटी के आधार पे काम करते हैं, आज हम जैसे हैं शायद हो सकता है शाम तक हम वैसे ना हो, हम और ज्यादा बदल जाएं। तो हमारी जो पोटेंशियलिटी है, यानी कि आप अपने आप को जिन चीजों से, हम जिन चीजों से अपने आप को चिपका के रखते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर मेन कॉन्शियसनेस का जो पूरा 1 महीने का जो चैप्टर है, उसमें यही बात समझाई जा रही है कि हम वो नहीं है जहां पर हम चिपके हुए हैं, उस डोमेन ऑफ सेपरेटनेस, उस वर्ल्ड में जहां पर हम एक सिंपल एक पोटेंशियलिटी है। सो वननेस से बाहर निकलने के बाद हम अलग अलग स्वरूपों में अपने अनुभवों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर से क्या होता है कि एक वेव और पार्टिकल की तरह कि एक वेव आती है, इगोइस्टिक विल आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम पिछले 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 इनकारनेशन से इगोइस्टिक विल के अनुसार काम करते हैं। जहां पर आपने एक स्टोरी बहुत पहले मैंने सुनाई थी जोनाथन लिविंगस्टन की, मुझे याद आ रही है उसका छोटा सा पार्ट। मैं बताना चाहूंगी कि जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी रिचर्ड बैक की एक स्टोरी है। पूरी दुनिया उससे बहुत प्रभावित हुई, उस स्टोरी से। सीगल एक बर्ड है जो समुद्र के किनारे रहता है, और उस स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है कि जब वो उड़ना सीखता है तो उसके पेरेंट्स, उसकी पूरी सोसाइटी उसको घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं कि तुम अब इस 200 मीटर से 50 और 100 मीटर से ऊपर उड़ नहीं सकते। वो कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ, और वो उड़ना सीखता है। तो उसके जो फैमिली के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उसको निकाल देते हैं कि तुम्हारा काम क्या है। सीगल सीगल की पूरी फैमिली बोलती तुम्हारा काम है तुम जाओ मछलियां पकड़ो और वापस घर पे आ जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं, अकेला नहीं कर सकता। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि फिर ठीक है, सोसाइटी और जो पंचायत बैठती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। वो निकल जाता है। फिर वो उड़ना सीखता है, 1000-2000 मीटर की ऊंचाई तक सीखता है। तो ऊपर जाकर पूरा जो और ऊपर जाता है तो चील का जो एरिया है, जहां पे चील बाज ये सब बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे होते, वो कहते हैं दिस इज माई टेरिटरी। वो देखता है कि यहाँ पर भी, नीचे भी जब मैं धरती पर देखा, मेरी फैमिली को देखा, वो भी लिमिटेड दुनिया में जी रहे हैं। और ऊपर देखा कि जहां पर ये ईगल का जो एरिया है, टेरिटरी है, ईगल कहते हैं कि मेरी टेरिटरी है। तो सब इस बंधन में जी रहे हैं, नहीं मुझे इससे और ऊंचा उड़ना सीखना है। वो और ऊंचा उड़ना सीखता है। तो जब और ऊंचा उड़ता है और ऊंचा उड़ता है,
उसके बाद उसको पता लगता है कि वहां पे अलग अलग कलर्स के जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे होते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सब अकेले अकेले अपनी जर्नी को जी रहे होते हैं। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि हम इतने लिमिटेड वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, हमें वहां पे मजा आने लगता है, हम उसी इंटरेस्ट में जीने लगते हैं कि ये बस मेरा ही एक एरिया है, डोमेन है। जैसे सीगल अब ऊपर जब जाता है तो आप जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी को जरूर पढ़िए, छोटी सी बुक है रिचर्ड बैग की। बहुत सारे वर्ल्ड के जो मास्टर्स हैं वो बदले हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई ये स्टोरी पढ़ने से। क्यों? क्योंकि बाद में जब पता लगता है कि हम जब डोमेन ऑफ सेपरेटनेस में रहते हैं तो सेपरेटनेस हम एक बंधन में जी रहे हैं, स्पेस एंड टाइम में जी रहे हैं, उस लिमिटेडनेस में जी रहे हैं। और सपना क्या लेते हैं? सपने लेते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें एनलाइटनमेंट मिल जाए, हम प्रकाश बन जाए, हमें क्लेयरवॉयंस आ जाए, हम क्लियर ऑडियंस, हम सब कुछ सीख लें। बट उस लिमिटेड वर्ल्ड में हम अपनी चीजों को इगोइस्टिक विल के साथ हम ये चीजें नहीं सीख सकते जब तक हम अपने अंदर से ये जो तारे बनी हुई हैं इस फिजिकल बॉडी की, जब तक हम इनको तोड़ नहीं देते, काट नहीं देते, इन पैटर्न्स को तोड़ नहीं देते, जब तक हम डोमेन ऑफ वननेस को सीख नहीं सकते। तो एक वेव की तरह इगोइस्टिक विल इधर ओकल्ट साइंस, ऑगेस्टिक विल इधर ओकल्ट साइंस। हम चाहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान को सीखना, लेकिन अपनी ही ईगो से चिपके हुए हैं। अभी ईगो आया, फिर आध्यात्मिक साइंस आ गया, फिर ईगो आ गया, फिर आध्यात्मिक साइंस आ गया। अब इन दोनों के द्वंद में हम फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फिजिकल जो सेपरेटनेस का जो हमारा बनावट है, उस बनावट में, उस जीन्स में, उस डीएनए में इतना इतना अंदर अंदर हम डीपर लेवल पे अपनी ईगो को ले चुके हैं कि वो तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इन वन लाइफ टाइम। पूरी भगवत गीता के भीतर ये लिखा हुआ है कि तुम इतना 0.001 मिलीमीटर ही इंसान एक इनकारनेशन में बदलता है। अब हम अपने को पीछे मुड़ के देखें कि क्या हम शाश्वत हैं या पत्थर है, या हम शाश्वत हैं पत्थर है। तो पता लगेगा पत्थर ज्यादा है, शाश्वत कम है। पहचान आने लगती है कि हम बदले तो है ही नहीं। तो डोमेन ऑफ सेपरेटनेस में हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सोल का इवोल्यूशन करने के लिए हम उस सेपरेट वर्ल्ड को धीरे धीरे जानते हुए उस वननेस में फिर से मिलने की कोशिश करते हैं। अब हमें पूरे वर्ल्ड का व्यू समझ आने लगता है। पूरा वर्ल्ड व्यू क्या कहता है, जो हम कल बात करे थे ग्रुप कॉन्शियसनेस की। अब हमें समझ आने लगा कि जो ये नेचर है ये अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। इन्वोल्यूशन धीरे धीरे वो अपने अनुसार बढ़ता है, और ह्यूमन उन सब चीजों को देखते हुए इवॉल्व होता है। अकेला मेरा अधिकार इस धरती पर नहीं है। पूरी धरती जब एक सेपरेट वर्ल्ड में, सेपरेटनेस में जो बटी हुई है, वो एक ही है। फिर उसको आंख बंद करके अपने क्लियरवॉयंस से वो जर्नी समझ आने लगती है, उसको ये यात्रा समझ आने लगती है कि नहीं, मैं तो एक बिल्कुल कण मात्र ही हूं। फिर उसको ग्रुप कॉन्शियसनेस, उनको बर्ड्स की, पक्षियों की भाषा समझ आने लगती है, पशुओं की भाषा समझ आने लगती है, पेड़ों की भाषा समझ आने लगती है कि अच्छा ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पूरा उनके सामने वो किंगडम ऑटोमेटिकली समझ आने लगता है। जहां पर हम डार्विन थ्योरी और न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हैं कि पहले हम सोचते थे कि सब कुछ मैटर है, अब हम सोचते हैं सब कुछ एनर्जी है। दोनों चीजों में भेद समझ आने लगता है। तो थ्योरीज सेटअप होती हैं और थ्योरीज बाद में फिर बदल भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रूथ से जब परे जाते हैं तो इंसान अपनी ही सत्य की
शाखाओं को बांटने लगता है और फिर वो एक दिन सत्य से परे जाकर वो थ्योरीज खत्म हो जाती हैं। तो इंसान अपने अपने भीतर उन सिद्धांतों को ना जानकर उस इगोइस्टिक विल के अंदर बंधने लगता है। तो डोमेन ऑफ सेपरेटनेस और डोमेन ऑफ वननेस अब आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हम अब फिर से सेपरेटनेस से फिर से हम डोमेन ऑफ वननेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस की तरफ। यानी कि हमें ये बात समझ आनी शुरू हो गई कि हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइट की भांति यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारा जो लाइक बैक टू होम है वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है। जो 7 प्लेन्स की बात की कि आदि वहां पर जाना है जहां से हम आए हैं, आदि अनुपात का, उसी में वापस हमारी जर्नी इन्वोल्यूशन से होती हुई इवोल्यूशन करते करते हम वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जल्दी नहीं, बहुत समझकर उन सिद्धांतों को जानते हुए हमें वहां तक पहुंचना है। जल्दी नहीं करनी है, जल्दी करेंगे तो भी देर हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे सूत्रों को समझते नहीं है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में एक चीज और आती है कि हर चीज एक सिमेट्रिकल, एक सिस्टमेटिकली, एक ऑर्डर में चलती है और डिसऑर्डर करने वाले हम ही हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आप ट्रूथ से परे जाते हो और डिसऑर्डर में अपनी लाइफ को बिताना शुरू करते हो, तो आप फिर डिसऑर्डर में अपनी रिदम को, अपनी रिदमिक जो फ्लो है उसको खराब कर लेते हो। मत छेड़ो किसी को, मत डिस्टर्ब करो किसी की जिंदगी को। इसलिए नॉन इंटरफियरेंस एक बहुत बड़ा लॉ है कि हम किसी की भी जिंदगी में नॉन इंटरफेयर, किसी की भी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिक्स बिगाड़ देते हैं। नॉन इंटरफेरेंस। सो नेचर लॉ इज कि बहुत स्मूथ तरीके से जो कॉन्शियसनेस है हम उसी का हिस्सा हैं। तो कॉन्शियसनेस जैसे जो शाश्वत है, जो कॉन्शियसनेस है, जिस प्रकार से उसने हमें यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के माध्यम से हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ना कि हम अपनी इगोइस्टिक विल को डालकर, नहीं ये मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हम इगोइस्टिक विल में सब चीजों को अड़चन डाल के अपने डीएनए, जीन्स और फिजिकल सेपरेटनेस, इन सब को हम बिल्कुल डामाडोल स्थिति में कर देते हैं और फिर उसी को हमें ऑर्डर करना है। ऑर्डर मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन। हम एक एक थॉट को हमें ऑर्डर में लाना पड़ेगा, तब जाके हम उस शाश्वत तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज भूल जाइए, अदरवाइज भूल जाइए। और यही मौका है हमारे पास, जब हम उस ऑर्डर को, उस रिदम को समझें और उस कोऑर्डिनेशन को, उस रिलेशनशिप को, उस वननेस को हम समझें, ताकि हम बहुत स्मूथ जिंदगी जी सके। ऐसे बोलने से पीस पीस पीस, लव लव लव, लाइट लाइट लाइट, ऐसे पीस नहीं आता है। ओम शांति 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 करने से शांति आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शांति का मतलब है आप अब पूरे ब्रह्मांड के उन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, फिर आप सेटल डाउन हो जाते हैं। यस, मैं अपनी इगोइस्टिक विल से परे जाकर सेटल डाउन हो रहा हूँ, संतुष्ट हो रहा हूँ, पेशेंस आ रही है मुझे, एम्पैथी की फीलिंग आ रही है। हाँ, मैं बहुत शांत हो चुका हूँ। तभी ये स्टेजेस बनती हैं कि आप एक ध्यानी से योगी बनते, योगी से मुनि बनते, चुप रहने की आदत पड़ जाती है। मौन आ जाता है कि नहीं नहीं, अब नहीं बोलेंगे किसी के लिए। ऐसे मुनि वर्ड इतना छोटा नहीं है जो हम बोल देते हैं मुनि, मुनि बन गए वो तो, या मुनि से ऊपर ऋषि बन गए। मुंह को बंद रखें अगर नहीं पता तो। क्यों? क्योंकि हम उस आध्यात्मिक जो हमारा वर्ल्ड है उसमें हमें ये पता होना चाहिए, मुनि बोलना, शांति का पाठ करना, शांति कितना बड़ा शब्द है। ऐसे शांति नहीं,
चैंटिंग में शांति नहीं आएगी। रोज सुबह सुबह अगर हम ओम स्वाहा बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, शांति ऐसे नहीं आता। अंदर तो शांति है नहीं, बिकॉज ब्रह्मांड के सत्यों को नहीं समझ रहे हैं हम। तो हमें उस पीस को, जब बोलते हैं पीस, लाइट, वाइब्रेंट फीलिंग, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन हमें उनका अनुभव तभी होगा जब हम इगोइस्टिक विल से बाहर निकलकर उस वननेस के पूरे एरिया में, उस डोमेन में एंटर करेंगे, जहां पर हम ग्रुप कॉन्शियसनेस को भी रिस्पेक्ट करें। हम हर एक वर्ल्ड को, एलिमेंटल किंगडम, हमारे चारों तरफ जो तत्व फैला हुआ है, जहां से पूरे ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, एलिमेंटल किंगडम, जो हमेशा, जिसको हम बाद में बोलते हैं कि तोड़ते 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 ये जो अणु है, परमाणु है, एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये बन गए हैं। आज भी एलिमेंटल किंगडम हमारे चारों तरफ है और हम उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। एलिमेंटल किंगडम के बाद जो ग्रुप कॉन्शियसनेस में आता चला गया, वो धीरे धीरे ग्रुप कॉन्शियसनेस के बाद फिर आता है इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल मतलब हम जो इंडिविजुअल सोल है, जहां पर ग्रुप कॉन्शियसनेस में क्या कल एक दिखाया था जो पीपीटी, उसमें था कि आप एक पूरी लेयर के माध्यम से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हजारों हजारों सालों तक अपनी स्पीसीज को, अपने किंगडम को विकसित करता रहता है, और वो उस लेयर से चेंज होकर बॉडी की शेप में आ जाता है, और बॉडी की जैसी शेप में आता है इंडिविजुअलाइज्ड सोल बन जाता है। ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग हो जाती है, उस एनिमल से ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग होती है। जब ह्यूमन बीइंग बनता है तो उससे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स बनते हैं, उनकी बॉडी का विकास होना शुरू होता है, उनके ब्रेन का विकास होना शुरू होता है, जहां पर हम लोअर ब्रेन से उस मिड ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन की तरफ चलते हैं, और उसके बाद फिर हायर ब्रेन की तरफ चलते हैं, जहां पर फीलिंग से अधिक हमारी इनसाइट्स महत्व रखती हैं। और जैसे ही हम ह्यूमन किंगडम में एनिमल से जंप लगाते हैं, हमारा इनसाइट का दरवाजा खुल जाता है, जहां पर हम बोलते हैं ओकल्ट साइंस, एक आध्यात्मिक ज्ञान। कबीर जी जहां पर, जिस घर में, छोटे से घर में रह के एनलाइटेंड थे, गुरु नानक जी एनलाइटेंड थे, कितने कितने हजारों 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 ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि, सन्यासी, कितने कितने जो हमारे सीयर्स हैं, जो सीकर्स हैं, वो आप देखो कि छोटे छोटे घरों में रह गए एनलाइटेंड थे, क्योंकि पेशेंटली, संतुष्ट, शांत हो गए। शांति, उनको पता है कि ये ब्रह्मांड का सत्य यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो शाश्वत हूँ। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हुए पूरी बॉडी रेंगने लग, ऐसे रेंगने लगती है, वाइब्रेशन आने लगते कि मैं शाश्वत हूँ। और थोड़ी देर के बाद फिर क्या होगा, फिर चिपकने का इगोइस्टिक विल। पूरा वेद, उपनिषद और जो बुक्स हैं, जो मॉडर्न साइंस की, जिन्हों, थैंक यू टू ऑल मॉडर्न साइंटिस्ट, जिन्होंने एक स्पिरिचुअल लेजेंड जो बन के जो हमें बताया। हजारों साल की किताबें अगर आप निकाल के देखो तो समझ आता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। तो अब ग्रुप कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअलाइज सोल, ग्रुप कॉन्शियसनेस समझ आ गई, और अब हम इंडिविजुअलाइज सोल की तरफ बढ़ गए, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन बीइंग में आ गए हम। ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा हायर ब्रेन, हमारा लिम्बिक ब्रेन तक सब वही हमारी इंस्टिंक्ट्स रहती हैं। हमारा खाना पीना, सोना, सांस लेना, और हमारा सेक्चुअलिटी, ये सब चीजें एक नॉर्मल हमारे एनिमल किंगडम की तरह हम ये सारी चीजें सीख के आए हैं।
ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चे को जब पैदा होता है वो कहते हम उनको सिखाने लगते हैं, देखो भाई इसको तो कुछ पता ही नहीं है, हम ही सिखाएंगे। नहीं, वो पास्ट इनकारनेशंस की इवोल्यूशनरी थ्योरी से सब कुछ सीख के आया है, उसको पता है सब कुछ, और हम उसके अथॉरिटेटिव गाइड बन जाते हैं, नहीं नहीं तुम ऐसे करोगे, जबकि हमने फिर से उसकी एक इंडिपेंडेंस नेचर में सेंध डाल दी, फिर से खराब कर दिया, फिर से हमने उस नेचर लॉ को खराब करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इगोइस्टिक विल, हमारी फैमिलीज, हमारी सोसाइटी, उसमें मैं ही सब कुछ हूं, अंदर से ईगो आना शुरू हो जाता है। ये मेरा जात है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये अमीर है, ये गरीब है। सब कुछ हमने उस नेचर लॉ को तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपने अपने आप को स्थापित करने के लिए। और उसके बाद 100 साल के बाद पीछे जाके देखो जरा, और 100 साल के पीछे, और 200 साल, और 500 साल, कुछ याद नहीं है। कौन सी जनरेशन्स, कौन सी जनरेशन्स, कहीं कुछ भी नहीं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट मोमेंट में उन ब्रह्मांड के सत्यों के साथ जीना, उन सिद्धांतों के साथ जीना कि ये मेरे लिए प्रेजेंट मोमेंट है, मुझे एनलाइटेंड होना है, और मेरे एनलाइटनमेंट से मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो एनलाइटेंड हो रहे हैं। मैं सही सत्य सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान हूँ, वो ही इंसान भगवान बन जाता है, वो ही उसकी जर्नी उसको परम तत्व की तरफ, उस कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाती है। अदरवाइज हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, एक मनुष्य और इंसान, मनुष्य और पशु, उसमें कोई भेद नहीं है। एक बुक है ऑरोबिंदो का लाइफ डिवाइन, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। रुडोल्फ स्टीनर को आप अगर यूट्यूब पे सुनते हैं, अल्टीमेट। वो ये कहते हैं कि जब एक पशु और मनुष्य, पशु से वो मनुष्य में कन्वर्ट होता है, तो मनुष्य को ये एहसास होने लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल सोल हूँ, मेरी इंडिविजुअल बॉडी के अंदर अलग अलग सूक्ष्म शरीर हैं, मैं मन से अपनी विल के अकॉर्डिंग अपने अनुभवों को लेते हुए अलग अलग काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर उलझ जाता है, वो पशुता को छोड़ता नहीं है। और पशुता के बारे में लिखा है कि जीव, सजीव और निर्जीव, दो वर्ड उन्होंने दिए हैं, एनिमेट एंड इनएनिमेट। उन्होंने कहा कि पशु ये सोचता है कि मैं डेड हूं या मैं थोड़ा इवॉल्व हो रहा हूँ, जिंदा हो रहा हूँ, क्योंकि लिम्बिक ब्रेन उनका डेवलप होना शुरू होता है। सेम इसी तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन में भी उन्होंने दो वर्ड दिए कि पशुता और मनुष्यता। इंसान अपनी मनुष्यता को छोड़कर पशुता में ही जीना चाहता है, ये मेरा एरिया है, मेरी फैमिली है, मेरा ये है, मेरा ये है। उस डोमेन ऑफ सेपरेटनेस में जीते 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 जब अक जाता है, उसके बाद वो कहीं आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ता है। तो हमें कॉन्शियसनेस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो अंदर से एक आवाज आती है कि खाली बैठ जाओ, बस कुछ मत करो, 10 मिनट 15 मिनट अंदर से एक फकीरी लेकर आओ, एक मस्ताने की तरह, कि आप आंख बंद करके अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शायद जीन्स और हमारे डीएनए को तोड़ दे, शायद हमारे पैटर्न को तोड़ दें, जहां पर हम अलग अलग धरती पे अलग अलग देशों में बटी हुई बात करते हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए, किसी ने उस बटी हुई बात को करा ही नहीं, वसुदैव कुटुंबकम करके एक लाइन में पूरी बात खत्म कर दी, और हम यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, रोते रहते हैं, आपस में रोना बस। और उन्होंने एक लाइन में कह के ये बात खत्म कर दी, ओम शांति ही शांति ही शांति कह के खत्म कर दिया, कि यहाँ पे इस भूलोक में भी शांति, इस भूवरलोक में भी शांति, इस स्वरलोक में भी शांति। हम इन तीनों लोकों में शांति चाहते हैं।
लेकिन हम शांति कैसे चाहेंगे? कॉन्शियसनेस, शाश्वतता, चेतनता, इटर्निटी, इनफाइनाइट नेचर ऑफ बीइंग, जब तक नहीं आएगा कहाँ शांति आएगी? शांति मतलब आप उन तीनों वर्ल्ड में आपको शांति, आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, मैं यहाँ से अगर ऊपर भी जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे एंसेस्टर्स हैं, और ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ पर और दरवाजे खुले हुए हैं और हायर वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, सब जगह मैं उस पीस को महसूस कर रहा हूँ, उस शांति को पहचानने लगा हूँ। वो शांति है। चैंटिंग से शांति नहीं आएगी, वो चैंटिंग से शांति नहीं आती है। उससे ज्यादा है कि हम उस आंख बंद करके या आंख खोलकर अपने कमरे में आराम से बैठ जाएं और स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम अपने घर की चीजों को जचाते हैं, किचन में सामान को जचाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी कॉन्शियसनेस के इस पूरे सॉफ्टवेयर में अपनी उन चीजों को जचाएं कि हाँ, मुझे ये सत्य समझ आ गया है, मुझे ग्रुप कॉन्शियसनेस समझ आ गई है, मुझे इन्वोल्यूशन समझ आ गया है, मुझे इवोल्यूशन समझ आ गया है, मुझे कॉलोनाइजेशन समझ आ गया है। अब हम बटे हुए नहीं हैं, दिखते हैं हम बटे हुए, स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस आगे बढ़ती रहती हैं, हम इसमें इंटरफेयर करने वाले कोई भी नहीं है। पूरी धरती पे अलग अलग देश जातियां जो बटे हुए कुछ नहीं है, ये वननेस का ही एक हिस्सा है। जब हमें ये समझ आ जाएगा तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, हमने उस युद्ध को जीत लिया, जो भीतर ही भीतर हमारा युद्ध, द्वंद्व का युद्ध चलता रहता है। इगोइस्टिक विल या ओकल्ट साइंस, इगोइस्टिक विल या ओकल्ट साइंस। इधर हमारे पास आध्यात्मवाद है, इधर हमारे पास हमारा अहंकार है। दोनों को हमें कैसे देखना है, ये हमें देखना है। अभी हमने अनुभव ले लिया। कई बार होता है अनुभव में, होता है कि अभी बहुत बुराइयां करके देख ली, बहुत ईगो लाकर देख लिया, बहुत अहंकार में जी के देख लिया, क्या मिला? अंदर से इंसान अंदर से एक बार तो देखता ही है, अंदर जाता ही है कि अंदर अहंकार करके देख लिया, जिंदगी 60 साल की हो गई, क्या मिला? फिर पता लगता है कि नहीं, अब मुझे ये सब चीजें छोड़नी है। तब वो पैटर्न टूटता है, टूटने के बाद फिर हम नए बनने की कोशिश करते हैं। तो जो नया स्वरूप है उसमें आप प्योर कॉन्शियसनेस को महसूस करने लगते हैं। एक चीज छोड़ दी, एक चीज छोड़ दी, एक चीज छोड़ दी, एंड दैट इज द लिबरेशन। लिबरेशन मतलब यू हैव ब्रोकन डाउन एवरी पैटर्न, दैट इज द लिबरेशन। नहीं तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख रहे हैं, धन के पीछे पड़े हैं, करेक्टर का करप्शन एंड सो मेनी थिंग्स। वाई? क्योंकि वो जबरदस्ती धक्के से सब कुछ परत बाय परत जमाना चाहते हैं। वो होता नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सत्य की उस ट्रूथ से परे जा रहे हैं। सब कुछ उस सत्य के भीतर है। कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव, तो कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू ट्रूथ। प्यार नहीं तो भी कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, सत्य नहीं है तो भी कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। सो आज का हमारा 10 मिनट्स हम डिस्कस करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को, क्योंकि जो टॉपिक है ग्रुप कॉन्शियसनेस टू इंडिविजुअल सोल, वो आगे और कुछ टॉपिक्स हैं उसमें कवर हो जाएगा। अब हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, बहुत बार हम कॉन्शियस एनर्जी और कॉन्शियसनेस, उन दोनों में भेद है। हर एक छोटे से छोटा जो बीइंग है, हर एक छोटे से छोटा जो जीव है, उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। जैसे आपने अभी 1 मिनट की वीडियो में देखा कि हर एक पत्ता, हर एक फूल, हर एक छोटे से छोटा जीव अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ उस फील्ड एरिया में, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एरिया में बाहर भेजता है। जैसे अब हमारी, जब जिसको हम ऑरिक फील्ड बोलते हैं, बहुत आराम से समझे,
तो मैं अगर हाथों को ऐसे रगड़ती हूँ तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, और ना भी रगड़ू तो मेरी उंगलियों की इन आगे की जो टिप्स हैं इनसे ऑटोमेटिकली ऑरा अपने आप रिलीज होती रहती है। तो जैसा मैं हूं वैसे ही मेरी एनर्जी बाहर निकलती रहती है। सो ये है हमारा कॉस्मिक बीइंग, कॉस्मिक एनर्जी। सो अब क्या होगा कि हम कहते हैं वी आर कॉस्मिक बीइंग्स। हम अलग अलग जो हमारे जो बीइंग्स हैं अलग अलग। अब आपके घर में मान लो एक माहौल अच्छा ना हो, झगड़े होते हो, तो वहां पर वो एनर्जी का जो एरिया है, एनर्जी फील्ड है, वो आपका कैसा होगा आप खुद देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ों के पास जाएंगे तो वहां पे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है। वहां पे दे हैव the only the sensations and the feelings, little bit feelings. तो वहां पर आपको कॉन्शियसनेस का कॉस्मिक जो एनर्जी वो ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दिन भर रात भर काम करते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी के लिए, सारी चीजें अंदर समाते हैं और उसके बाद वहां से वो प्राण शक्ति को बाहर निकालते हैं। इसीलिए नेचर के पास आप बैठते हो तो आपको वो जो एनर्जी का फीलिंग है, आप एनर्जाइज फील करते हैं, रिजुविनेशन, आपको ज्यादा जिंदा दिली महसूस होता है। सेम इसी तरीके से जो हमारे कॉस्मिक वर्ल्ड हैं, जहाँ पे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वहां से जो कॉस्मिक एनर्जी आती है उसी की वजह से हम यहाँ पर उसी की वजह से हमारा साइकिल चलता है, कॉस्मिक एनर्जी साइकिल। सांस तो एक प्रोसेस है, एक बस सिर्फ एक प्रोसेस है, जो एक साइकिल है जो हमें उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस कॉन्शियसनेस को अंदर लेकर जाता है, फिर बाहर लेकर आता है, फिर अंदर लेकर जाता है, फिर बाहर लेकर जाता है। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी को हम कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा मन बीच में, हमारी ईगो, हमारे थॉट्स, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड, हमारा ईगो, मतलब सब कुछ बीच में आ जाता है और उस हम कॉस्मिक एनर्जी का एक जो पावर है उसको भूल जाते हैं। सांस आ रहा है जा रहा है पता भी नहीं लगता, और हम 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा निकाल देते हैं, मन के उस बवंडर में ही फंसे रहते हैं। हमारी सारी एनर्जी कंज्यूम कहाँ होती है? उस मन के बवंडर में, या ब्रेन की मेमोरी को सेटअप करने में। अब हमने ये स्ट्रेटेजी बना ली, अब हमने ये प्लानिंग बना ली, अब हमने उन रिलेटिव के साथ ऐसा सेट कर दिया, बिजनेस में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हम अपनी उस कॉस्मिक एनर्जी को जो हमारे चारों तरफ है हम उसको ले ही नहीं पाते। और इसीलिए फिर आजकल की जो डिजीजेस हैं वो ऐसी आ गई हैं कि हम उस कॉस्मिक एनर्जी को लेने की शक्ति ही नहीं रहती, ऑटोइम्यून जैसी डिजीजेस आ जाती हैं। सो कॉस्मिक एनर्जी मतलब कि जो अपना एक्सेस नहीं छोड़ती, वहां पे वो जो एनर्जी है उसके पास वो सबसे ज्यादा मिलती है। इसलिए ह्यूमन ऑरा के पास आप आएंगे तो देखेंगे कि जब ह्यूमन ऑरिक फील्ड, आजकल एक मशीन आ गई है, बायोफील्ड रीडर मशीन। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपका पिक्चर उसमें डालेंगे फोटो खींच के, और उसमें आपका ऑरिक फील्ड आ जाएगा कि आपका जो कलर है वो पिंक है, येलो है, ग्रे है, गोल्डन है, ग्रीन है, ब्लू है, कैसा है। क्योंकि वो ऑरिक फील्ड में आपका पूरा पिक्चर आता है कि आप कैसी कैसी एनर्जीज अपने अंदर से छोड़ रहे हैं। आपकी आंखों की एनर्जी अलग होगी, कान की अलग होगी, गले की, यहाँ पर विशुद्धि चक्र की अलग होगी, सब अलग अलग फील्ड की एनर्जीज सब मिलकर फिर वो आपका एक और एक फील्ड बना लेते हैं। तो जैसा आप अपने अंदर हैं आप वैसे ही बाहर उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो अब कॉस्मिक एनर्जी, कौन सी कॉस्मिक एनर्जी चाहिए? जो हमें कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाए। तो मॉर्निंग में, जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें पूरे ब्रह्मांड का जो हमें शक्ति मिलता है, तो उसके लिए मैंने 2 स्लाइड तैयार की हैं, थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी को समझाने के लिए। ऐसे तो हर जीव अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। एक क्रिस्टल, जैसे आपने क्रिस्टल्स देखे हैं, तो क्रिस्टल एक सपोर्टिव सिस्टम है, या हमारे जो
हम जो रत्न अपने पास रखते हैं, जैसे हम गोल्ड रखते हैं या डायमंड रखते हैं या हम माणिक्य रखते हैं, पुखराज रखते हैं या हम क्रिस्टल रखते हैं, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग सिस्टम है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस ही है ये, इनके पास एक हाई एनर्जीज रहती हैं, लेकिन ये एक सपोर्टिव सिस्टम है, ये हमें याद रखना है। ये हमें हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर से बदलना खुद ही पड़ेगा। क्रिस्टल ये नहीं कहेगा कि चलो तेरा दिमाग को मैं बदल देता हूँ, क्रिस्टल वो नहीं कर सकता। या हम कहीं पर कुछ कुछ सिंबॉलिक चीजें रख लेते हैं, वो उठ के ये नहीं कहते कि तू अपने मन को बदल देगा, तेरे मन में बदलाव आ जाएगा। नहीं, वो तो आपको खुद अपने अंदर से वो जो ईगो सेल्फ है उसको खुद ही मिटाना पड़ेगा। वो ईगो सेल्फ आपको खुद ही खत्म करना है। अब नक्षत्र आके ये नहीं कहेगा कि मैं देखो तुम अरुंधति नक्षत्र में पैदा हुए इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नहीं, आप अगर अरुंधति या रोहिणी नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं या हस्त नक्षत्र में, भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं, तो आपकी वो एक पावर है, पावर। हमें उसको यूज करना नहीं आता कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, बिकॉज दैट कॉस्मिक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है कि आप कैसे हैं, और उस सपोर्ट के माध्यम से हमें अंदर से इंसाइट्स आती हैं। लाइक किसी हस्त नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनका पेंटिंग करने का जो पावर है वो ज्यादा होता है, लेकिन पेरेंट्स बीच में आ जाएंगे, नहीं नहीं तुम्हें पेंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब इंजीनियर बन जाओ। लेकिन उसके पास वो नक्षत्र की ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके पास सबसे ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे फिर हम अपने मन को बीच में डालते हैं और फिर वो डिबेट करने लगते हैं। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर 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 के माता पिता डॉक्टर ही उसका बेटा बनेगा, या एक आर्ट वाला वो कहेगा मेरा बेटा पेंटर ही बन जाए, या एक इंजीनियर है वो कहेगा मेरे बच्चे इंजीनियरिंग, क्योंकि बिजनेस है बहुत बड़ा, धन संपदा चलानी है, पूरा प्रॉपर्टी चलाना है, तो वो हम उसके बीच में जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मोस के साथ हम वहां से ट्रेवल करते हुए नीचे आए हैं, उस एनर्जी को हम लूज कर जाते हैं। और उस एनर्जी को जैसे ही लूज करते हैं वैसे ही हमारा ईगो सेल्फ हमारा वो बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कॉस्मिक एनर्जी को समझना और कॉन्शियसनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवन का। आपके अंदर जो इंसाइट्स आती हैं, आपकी बचपन की अपनी हॉबीज को याद करिए कि मेरे को क्या अच्छा लगता था। संगीत सुनना अच्छा लगता था, पेंटिंग करना अच्छा लगता था, सोशल होना अच्छा लगता था। आज भी उन्हीं चीजों को आप पसंद करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे दब गई होंगे। उन चीजों को पहचानिए कि आपको पसंद क्या था। नेचर में घूमना पसंद था, क्या पसंद था, कुकिंग पसंद है, क्या पसंद है, वो आपको खुद पहचानना है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, हर कॉस्मोस के, हर कॉस्मिक बीइंग के पास एक अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है, उसको पहचानना है। हम उसी कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लेनेटरी पूरा फैमिली है, ग्रह हैं हमारे, वो हमारे सबसे नजदीक हैं। नक्षत्र कहाँ है? हमारे हेड के ऊपर चारों तरफ 27 नक्षत्र का पूरा एरिया है जिसको हम सहस्रार बोलते हैं। ये हमारा पूरा नक्षत्र का पूरा एरिया है। इन बिटवीन दैट इज द मून, और उसके पास सन। जो मून और सन है वो दोनों क्लोज रहते हैं, हमारे सहस्रार के पास रहते हैं। उस सहस्रार के चारों तरफ जैसे हम ताज पहनते हैं सिर के ऊपर, ऐसे हमारे 27 नक्षत्र हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी जब हम अपने मन से जीरो हो जाते हैं, शून्यता में जाते हैं, तब वो नक्षत्र काम करते हैं, आपकी कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। वो कॉस्मिक एनर्जी जब काम करती है तब आप
एनलाइटन फील करते हैं अपने आप को कि हाँ, मैं ये सारी चीजें जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, मैं उन सबको कर सकता हूँ। मैं सोशल भी हो सकता हूँ, मैं आर्ट भी कर सकता हूँ, मैं प्यार से भी बोल सकता हूँ, मैं साइलेंस में भी जा सकता हूँ। मेरे पास ये सारी क्वालिटीज हैं जिसको हमने योगी भव में आर्किटाइपल क्वालिटीज के रूप में डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा। तो कॉस्मिक एनर्जी के लिए मैं एक दो पिक दिखाती हूँ और फिर बस उसके बाद हम यहाँ पर ये एक मैंने पिक व्हाइट बोर्ड पर बनाकर दिखाया था। ये हमारे 7 प्लेन्स हैं, जहां से हम सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर है आदि प्लेन, आदि जहां से हम आते हैं, जहां पर प्योर कॉन्शियसनेस आते हैं और जाते हैं, हम यहीं पर वापस चले जाते हैं। सो आदि के बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि अनुपाद का मतलब जहां पर हम अपने आप को अपने अकॉर्डिंग, अपनी लॉ ऑफ कर्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मोनाड्स के रूप में अलग अलग सेपरेट होते हैं, जहां पर हम अपना इवोल्यूशनरी सिस्टम को सीखने के लिए आते हैं। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आत्मा, बुद्धि, मनस, काम और स्थूल, ये 7 प्लेन्स है। और इसी के आप साइड में कुछ डॉट्स देख रहे होंगे कि ये 7 सब प्लेन्स है। सब प्लेन्स मतलब हम धीरे 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 धीरे, जैसे नेचर इन्वोल्यूशन है, हजारों साल तक तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। एक छोटा सा बीज है, फिर वो एक बड़ा पेड़ बनता है, और वो धीरे धीरे पूरे बड़े पेड़ का इवोल्यूशनरी प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता, तब तक वो एनिमल किंगडम की तरफ नहीं जाता। सेम ये हजारों हजारों साल का जो प्रोसेस है, हमारे साथ भी कुछ कुछ सालों का प्रोसेस, कुछ कुछ इनकारनेशंस का प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो ये एक बहुत लंबा एक जर्नी है हमारा, जिसमें हमें एक तो बहुत जल्दी नहीं करना है, और हम लाइट कैसे बने, हम शाश्वत कैसे हों, हमारा जो टारगेट है, फोकस है, वो हमारे इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये 7 प्लेन्स है जहां हम आते हैं और जाते हैं, और हमारा इवोल्यूशनरी सिस्टम अपने आप बनता रहता है। उसके बाद एक कल एक मैंने पिक सिर्फ ये कॉस्मिक एनर्जी को समझाने के लिए ये पिक लगाई है कि जो 27 नक्षत्र हैं, हम अलग अलग नक्षत्रों से आते हैं अकॉर्डिंग टू अवर मून एस्ट्रोलॉजी एंड सन एस्ट्रोलॉजी। सो हम किस ग्रह, कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ता है या कौन से नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है, ये आप देख रहे होंगे कि 27 पिक्स के रूप में आप देख रहे होंगे। ये सब अलग अलग पिक्चर्स देख रहे होंगे। हर एक नक्षत्र का अपना एक पिक्चर है। लाइक फर्स्ट जो है, जैसे फर्स्ट पिक्चर को ही अगर थोड़ा सा हम समझे तो ये अश्वनी नक्षत्र है। सो अश्वनी का मतलब क्या हुआ? अश्वनी का मतलब हुआ कि सूर्य के पुत्र थे अश्वनी। तो जो इस नक्षत्र से आएगा, अश्वनी यानी कि सूर्य का पुत्र, उसके पास वो पित्तज प्रकृति का होगा, उसके पास अग्नि ज्यादा होगी, वो उत्तेजित बहुत होगा, वो उसके अंदर हो सकता है अगर हम उसको गलत दिशा में मोड़ दें तो एंजाइटी ज्यादा होगी, और अगर हम सही दिशा में जोड़े तो वो इंटेलिजेंट होगा। सो इस प्रकार से जो कॉस्मोस है और उसकी कॉस्मोस की जो कॉस्मिक एनर्जी है, उनको हमें डीपर लेवल पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो अश्वनी नक्षत्र में जो जिसने जन्म लिया, अपने घर में कोई अश्वनी नक्षत्र में अगर है, तो वो थोड़ा सा वो उत्तेजित होगा, वो उसके पास फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, और वो हो सकता है उसके पास गुस्सा भी ज्यादा हो। हम कहेंगे देखो जी, ये तो घर में गुस्सा ही करता रहता है, ऐसा करता रहता है, वैसा करता रहता है, बिना बात ही कटाक्ष करते रहते हैं। तो ये एक पूरा पिक्चर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से अलग अलग जो कॉस्मिक फील्ड है, वो अपनी एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग शेप देती है। शेप आती है, कॉस्मिक एनर्जी का एक शेप बनता है।
और उस शेप के अकॉर्डिंग हमारा जर्नी जो है, वो इनकारनेशनल जो जर्नी है, वो हमारा इनकारनेशनल जर्नी हमारा आगे बढ़ता रहता है। हमने एक लाइफ में अश्विनी नक्षत्र के बाद ट्रेवल किया, हमने नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है हम थर्ड जो हमारा नक्षत्र है रोहिणी, थर्ड कृतिका, जो कृतिका है मतलब कटर की तरह, बहुत तेज तेज बोलने वाला व्यक्ति, कटर की तरह वो होता है। तो जो वहां उस नक्षत्र से आए वो बड़ा शार्प होगा बोलने में, बहुत क्लैरिटी से बोलता होगा, तो कृतिका नक्षत्र है। तो बस इतनी सी बात समझनी है। आप इसको विस्तार से अगर पढ़ना चाहें तो नेट के ऊपर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उसको गलत गलत इंटरप्रेट ना करें। बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ने वाली बातें हैं ये, और हमें बस इतना ही समझना है मोटे तौर पे कि हर एक जो इस पूरे कॉस्मोस मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी छोटे से छोटा बीइंग है, नक्षत्र है, ग्रह है, गैलेक्सीज हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट बींग्स हैं, एनिमल बींग्स हैं, उनका अपना एक शक्ति है। आपके हाथों का शक्ति, पैरों का शक्ति अलग अलग है। कॉस्मिक बींग्स हैं हम अलग अलग शक्तियों के साथ यहाँ पर स्थापित हैं इस धरती पर। आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उस एनर्जी फील्ड एरिया को सीखते हैं, फिर से चले जाते हैं। कब तक चले जाएंगे? जब तक कि हम शाश्वत नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उस कॉस्मिक फील्ड में कॉस्मिक एनर्जी को के रूप में हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक जब तक कि हम प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं बदल जाते। हमारा आदि प्लेन जब तक हम वहां तक हम नहीं सीख लेते। इस प्रकार से ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्रों का कहानी बहुत विस्तार से है। कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन, चर्चा की जा सकती है। उसके बाद साइड में एक पिक लगाया है, अश्वनी से लेकर और नीचे लास्ट जो हमारा नक्षत्र है रेवती, रेवती तक ये पूरा एक पूरा बॉडी का डिजाइन है। आप देख रहे होंगे कि नीचे रेवती से ऊपर जो 25वां और 26वां जो नक्षत्र है उसको पूर्व और उत्तर भाद्रपद ऐसे नाम है उसका, मतलब कि लास्ट द एंडिंग ऑफ पद मतलब पैर। ये जो 27 नक्षत्र हैं ये एक पूरी बॉडी के शेप को लिए हुए हैं। तो कभी कभी हमारे हाथों की शक्ति ज्यादा होती है, कभी कभी हमारे पैरों की शक्ति ज्यादा होती है, कभी कभी हमारी वाणी की शक्ति ज्यादा होती है, कभी कभी हमारी आंखों की शक्ति ज्यादा होती है। हम हर लाइफ में अलग अलग अपनी पोटेंशियलिटीज को लेकर आते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में अगर क्वांटम साइंस में आप जाएंगे तो कहेंगे कि द डोमेन ऑफ पोटेंशियलिटी। आप अपनी पोटेंशियलिटीज को लेकर, एक पोटेंशियल को लेकर यहाँ पर इस धरती पर आते हैं सीखने के लिए, जिसको कि गीता फिर बोलती है कि गीता कहती है कि इट इज योर स्वधर्म, ये तुम्हारा स्वधर्म है, तुम यही काम करने के लिए इस धरती पर आए हो। पर धर्म दूसरों की लाइफ में इंटरफियर मत करो। वो कहेंगे नहीं नहीं, घर का तो सारा सामान मैं ही संभाल लूंगा, मैंने ही सारी प्रॉपर्टी संभाल लेनी है, मैं ही ठेकेदारी उठा लेता हूँ। स्वधर्म छोड़कर हम पर धर्म के चक्रों में लग जाते हैं। गीता इधर बोलती है, इधर क्वांटम वर्ल्ड बोलता है कि आपके पास एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोटेंशियलिटीज हैं, उसको आप अपनी पोटेंशियलिटीज को पहचानिए। यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियलिटीज, यू आर इन द डायनेमिक नेचर, आप बदल रहे हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, हर कॉस्मोस, आप अब अपने हमारे अंदर भी वो ही कॉस्मोस है, वो ही कॉस्मोस है। और हम जैसा हम अपने थॉट प्रोसेस में जैसा सोचते हैं, जैसा विचारते हैं, जैसी हमारी चॉइसेस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कोशिकाएं हैं वो अपने अंदर से उस लाइट को बाहर फेंकने लगते हैं।
उस लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वो बनने लगता है और इकट्ठा करके वो हमारा और एक फील्ड बन जाता है। अगर आप इसको और विस्तार से जानना चाहते हैं तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का, जिसमें उन्होंने लाइट को कि आपकी कोशिकाओं के अंदर जो वॉट सिस्टम उन्होंने बताया कि इतने लाइट का वॉट आपके एक एक कोशिका में जल रहा है। वो क्या है? वो आपका खुद का फील्ड एरिया है जिससे आप चमकते हैं। नेगेटिव है तो अंधेरा आ जाएगा, पॉजिटिव है तो रोशनी हो जाएगी। अब एक एक कोशिका का हिसाब किताब नहीं लगाएंगे तो शाश्वत कैसे होंगे? अब कोशिका भी 3 महीने के बाद फिर से नहीं बनती है, तो हमें 3 महीने तक वो प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते करते उस नई कोशिका में सिर्फ लाइट लगानी है। हमने उस अंधकार को, जो हमारे पैटर्न्स, वो टूट सकते हैं। इसीलिए अब क्वांटम साइंस को समझने के लिए इतना, मतलब बहुत अच्छी क्वांटम साइंस है, उसमें वो ये कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझ रहे हो, तुम उससे अलग हो। द सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रेन। ब्रेन अलग है और तुम अलग हो। तुम ब्रेन एक ऐसा आपका प्रोडक्ट है बॉडी का, जिससे आप सिर्फ सीखने का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मंडे है, कल आपका प्रैक्टिकल डे है, आपका होमवर्क है। आप साइलेंस में बैठें और परसों हम इस टॉपिक को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। और कल का जो आपका होमवर्क है वो ये रहे कि आप नेचर में जाएं, साइलेंस में बैठें, डायरी अपने हाथ में रखें, और जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आपके अंदर से, आपके हार्ट के अंदर से आवाज आती है, यू फॉलो योर हार्ट। आप एक ऐसा सेल्फ डेवलप करो, ये ब्रेन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू डेवलप योर हार्ट, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव, कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लाइट, कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव। ब्रेन सिर्फ हमें एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में हमें सिर्फ सिखाता है, वो सब्जेक्ट नहीं है। एंड क्वांटम साइंस बोलती है वो एक ऑब्जेक्ट की भांति काम करता है आपके साथ। आप एक प्योर कॉन्शियसनेस, एक सब्जेक्ट है, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें हमने दो दो चीजें जोड़ के इगोइस्टिक विल को बना लिया। अब इसको बाहर निकाल दो। सो ओके फ्रेंड्स, कल मेडिटेशन रहेगा और परसों हम इस टॉपिक को फिर से शुरू करेंगे। होपफुली थोड़े भारी सब्जेक्ट हैं, पता नहीं, कोशिश करती हूँ कि ऐसे हम कॉस्मिक एनर्जी को इतने प्यार से समझ जाएं कि बहुत बड़ा वर्ल्ड है, बट उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो समझने बहुत जरूरी है। सिद्धांत समझ लिए तो आपको सब कुछ आ गया। फिर क्योंकि बाद में क्या है, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज एम्प्टीनेस, फिर हमें उस शून्यता में जाना है। तो प्रिंसिपल्स को समझ लो बस, फिर एंजॉय करो लाइफ को, ज्यादा डीपर स्टेट में नहीं जाना। मतलब आप प्रिंसिपल्स को जानकर एम्प्टीनेस में सोचो कि मैंने अब यहाँ से बस ये निकाल के रख दिया, अब मैं खाली हूँ, आराम से एंजॉय करो। 5 मिनट बैठ के देखो, एंजॉय करो लाइफ को। बहुत बहुत पीछे के जीन्स, डीएनए ऐसे नहीं मिटेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा, हथौड़ा लेके तोड़ते तोड़ते तब जाके कहीं मिट जाएंगे, तब कहीं जाके हम लाइट फॉर्म में आएंगे।